तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम आगे का नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा था कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड भी बनाया जाएगा, जिसमें इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स वाला पैसा इसमें आएगा। नेशनल हेरिटेज साइट्स बनाने का जो प्रस्ताव है वो भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट में है। इसमें क्या बोल रहे हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्पिंग प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। कैसे? एनबी चेक द बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनस डाइवर्सिटी। एनबी चेक द बायोप्रेसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है। एनबी डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेस साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनबी डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेस द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो क्रॉप प्लांट्स के जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए एक अलग से अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी है GEAC, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी 1986 में। वही किसने बनाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये, कहीं भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात नहीं की गई। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या देख रही थी कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं, रिसोर्सेज को कल्टीवेट कर रहे हैं, उससे पहले अप्रूवल ले लो मेरा। या कोई IPR अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेना है तो उससे पहले मेरा अप्रूवल ले लो। लेकिन ये तो नहीं कह रही कि जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर करना है तो उससे पहले मेरा अप्रूवल लो या कुछ नहीं। ऐसा कोई भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नहीं कहती है। अब आगे आते हैं। एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA। ये बिल्कुल ठीक है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई भी IPR लेना है तो बिना NBA के अप्रूवल भी नहीं हो सकता था। तो 1 और 3 स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। फिर ये वाला 1 और 3, क्योंकि देखो 2 तो गलत ही है, 1 और 3 ही होंगे। अब इसमें 2021 में अमेंडमेंट हुआ। इसमें क्या बोला गया? अमेंडमेंट सीक्स टू स्ट्रीमलाइन पेटेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजन को इसमें रिलैक्स करा गया। जो पहले बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का था वो अमेंड करके थोड़े से कुछ प्रोविजन, सर्टेन प्रोविजंस क्या किए गए, इसमें रिलैक्स किए गए। बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लुक्स टू रिलैक्स सर्टेन रूल्स इन 2002 एक्ट इन ऑर्डर टू फास्ट ट्रैक रिसर्च एंड पेटेंटिंग एज वेल एज एम्पावर लोकल कम्युनिटी टू बी एबल टू यूटिलाइज रिसोर्सेज particularly of medicinal value such as seeds. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल, इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अमेंडमेंट क्या करा गया? सर्टेन रूल्स को रिसर्च और पेटेंटिंग से रिलेटेड फास्ट ट्रैक करने के लिए इसमें कुछ रूल्स को रिलैक्स किया गया। ये भी बोला गया कि जो रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को प्रायर परमिशन देने की जरूरत नहीं है, प्रायर इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कर सकते हैं, जैसे कि लोकल पीपल, बैच हकीम, बायोडाइवर्सिटी के कल्टीवेटर या ग्रोअर, ये जैसे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे अप्रोच कर सकते थे। इसी तरीके से आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए भी प्रोविजन किया गया कि हाँ वो भी बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ले सकते हैं। उन्हें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई इंडियन सिटीजन है अगर वो लेता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज तो इसे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को इंटीमेट करने की जरूरत पड़ेगी। ये कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंशिएंट इंडियन मेडिसिन को भी एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल इंडियन कल्टिवेटिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग कोडिफाइड एडिशनल नॉलेज फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये अमेंडमेंट क्या करता है?
मेडिसिनल प्लांट्स को आप कल्टीवेट भी कर सकते हो। अगर अपने घर पे जाओ तो आप कल्टीवेट भी कर सकते हो। जो भी फॉरेस्ट में मिल रहा है ऐसा प्लांट कल्टीवेट भी करने की इसमें अनुमति दे दी गई। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपसे नहीं बोला गया कि कल्टीवेट भी करना है। कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज के चलते हुए आगे देखते हैं। दिस बिल हैज बिकम एक्ट ऑन 1 अगस्त 2023। ये अभी जल्दी में 2023 में एक्ट बना है, तो इस पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। कल्टीवेशन के लिए पहले कोई प्रोविजन नहीं था, कल्टीवेशन का प्रोविजन बढ़ गया। आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर जो वेरीफाइड हैं या फिर जो रजिस्टर्ड हैं आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके लिए प्रावधान हो गया कि वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कल्टीवेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और इफ बीएमसी हैज इश्यूड सर्टिफिकेट ओनली देन इंटीमेट टू एसबीबी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर बीएमसी ने भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर रख रखा है, उसने इशू करा है, तो फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को इंटीमेट नहीं करना है। अगर मान लो कोई कल्टीवेट प्लांट है, अगर वो कल्टीवेट करना चाह रहा है और बीएमसी ने उसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे दिया, तो फिर उसे इंटीमेट नहीं करना पड़ेगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को, वरना उसे इंटीमेट करना ही पड़ता है। आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर को नहीं करना पड़ेगा। ग्रोअर है, कल्टीवेटर है बायोडाइवर्सिटी का, उसे नहीं करना है। वैद्य है, हकीम है, इन सबको बायोलॉजिकल रिसोर्स आराम से कल्टीवेट कर सकते हैं। इन्हें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को इंटीमेट नहीं करना है। Now prior approval of NBA is only required before commercialization. अच्छा, इसमें पहले प्रायर अप्रूवल सभी के लिए रिक्वायर्ड था, लेकिन अब नहीं। अब एनबीए का प्रायर अप्रूवल सिर्फ कमर्शियलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी आप आईपीआर के लिए अप्लाई करो, कुछ भी करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे नॉर्म्स जो हैं ये रिलैक्स कर दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन है ये, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी देखा ही था। एनबीए चेक द बायोफॉरेस्ट्री इन प्रोटेक्ट इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल लैंड, ये वाला बिल्कुल ठीक है। एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर एंड सुपरवाइजेस द साइंटिफिक रिसर्च, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए नहीं, वो कम्युनिटी कौन सी थी, जीईएसी, जो किसने बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने बनाई। किसके अंतर्गत, ईपीए 1986 के अंतर्गत, यानी ये स्टेचुरी बॉडी है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी ठीक बात है, लेकिन अब सिर्फ कमर्शियलाइजेशन करते समय ही एनबीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बाकी नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए गए हैं। अब एनबीए का अप्रूवल आपको आईपीआर के लिए नहीं लेना पड़ेगा। अब अमेंडमेंट 2 पर होते हैं। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, स्टेचुरी बॉडी है, इसके अंतर्गत बनाई गई, ईपीए 1986 के अंतर्गत ये बनाई गई। ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट में 2002 वाले में ये लिखा था, नो पर्सन शैल अप्लाई फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम इंडिया विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ एनबीए। लेकिन अब 2021 में अमेंडमेंट जब हुआ तब क्या बोला गया, एनी पर्सन फॉर आईपीआर क्या कर सकता है, सेल्फ रजिस्टर्ड विद एनबीए बिफोर द ग्रांट ऑफ सच आईपीआर। मतलब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो आईपीआर लेना चाहता है किसी भी चीज के लिए, किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स के लिए जो कि इंडिया से उसने रिसर्च करके निकाला है, तो फिर वो सिर्फ रजिस्टर करा दे एनबीए के साथ। अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रजिस्टर कराने की जरूरत है। उसके बाद जिसे आईपीआर मिल गया है इंडिया के बायोलॉजिकल रिसोर्स का, कोई भी आईपीआर ले लिया है उसने, तो अब अगर उसका कॉमर्शियलाइजेशन करना चाहता है, बड़े लेवल पे उसे प्रोड्यूस करना चाहता है उस चीज को, अब एनबीए का प्रायर अप्रूवल जरूरी है फॉर द कॉमर्शियलाइजेशन। पहले आईपीआर के लिए भी अप्रूवल चाहिए था, लेकिन अब क्या चाहिए, अब से कॉमर्शियलाइजेशन करते समय ही अप्रूवल चाहिए।
उसके बाद आया फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलपर्स रिकॉग्नाइजेशन फॉरेस्ट एक्ट 2006 और फर्दर रेस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉरेस्ट एक्ट अबाउट। तो पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में। उसमें क्या बोला गया कि जितने भी ट्राइबल्स रह रहे हैं, जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, उनका राइट है फॉरेस्ट के ऊपर, और जितने भी ट्राइबल्स पहले से रह रहे हैं फॉरेस्ट के अंतर्गत, उनका कोई भी राइट नहीं है फॉरेस्ट के ऊपर, वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। फिर हल्के हल्के इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने यही वाला एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट रहने दिया, और सारे जो ट्राइबल्स थे उन्हें हम हल्के हल्के फॉरेस्ट से निकालते गए, उनके राइट्स को हमने रिकॉग्नाइज नहीं करा। लेकिन आफ्टर इन 2006 हम एक राइट लेके आए, फॉरेस्ट राइट एक्ट, एक एक्ट लेके आए, और उसके तहत हमने क्या बोला कि कुछ राइट्स हैं ट्राइबल्स के, ट्राइबल्स आराम से पीसफुली रह सकते हैं फॉरेस्ट के अंतर्गत, और वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, वो एनिमल्स के साथ पीसफुली रहते हैं, तो इस वजह से हम उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइजेस एंड सिक्योर्स द कम्युनिटी राइट्स इन एडिशन टू द इंडिविजुअल राइट्स। मतलब जो भी कम्युनिटी वहां फॉरेस्ट में रह रही थी कई सालों से, एंशिएंट टाइम से, महाभारत से, रामायण से पहले से, जो भी एम्पायर वगैरह रहे हमारे एंशिएंट टाइम में, विजयनगर एम्पायर वगैरह, तो उससे भी पहले वो ट्राइबल्स वहां पे रह रहे थे। इवन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आई, तो उससे भी पहले जो ट्राइबल्स थे ना, वो फॉरेस्ट में रहते थे, उनका एक अलग तरीके से फैमिली चल रही थी, या हैबिटेट वगैरह चल रहा था उनका पहले से, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से। तो 2006 में हमने रिकॉग्नाइज करा कि हाँ चलो इन्हें भी थोड़े राइट्स देते हैं, ये भी कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई और चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। राइट टू प्रोटेक्ट और कंजर्व एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स इफ द कम्युनिटी हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें हंटिंग राइट दे दी जाए। फॉरेस्ट राइट एक्ट में राइट्स तो दी गए, लेकिन हंटिंग राइट इसमें प्रोहिबिटेड अभी भी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अधिकार मिल गया हंट करने का। जैसे ट्राइबल पीपल हो सकता है कि उनके यहाँ ऐसे चलती हो कुछ ऐसा कि वो हंट करते हो एनिमल्स को, तो उन्हें सारे राइट्स मिल गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हंट करेंगे दिन और एनिमल्स को मारेंगे। एनिमल्स अभी भी प्रोहिबिटेड हैं हंटिंग से। राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज एंड राइट्स ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें थी। फिर इसके 7 फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं इस एक्ट के, कि ट्राइबल और अदर फॉरेस्ट। अच्छा अभी इसमें हुआ क्या, दिक्कत क्या आ गई, जब फॉरेस्ट राइट सभी को देने थे, तो कुछ लोग ऐसे भी आ गए जो उनके पास मतलब फॉरेस्ट में रहने आ गए ऐसे ही, ताकि उन्हें कुछ राइट मिल जाए, कुछ जमीन मिल जाए फॉरेस्ट में। मान लो किसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो फिर भी फॉरेस्ट में आ गया, क्योंकि उसे पता है फॉरेस्ट में भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। तो उन्हें लगा जो भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जितने भी लोग हैं, सबको ये फॉरेस्ट राइट मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। इस एक्ट में डिफाइन किया गया कि जो 2006 से पहले 75 सालों से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनकी फैमिली रह रही है 75 सालों से, उनके लिए ये राइट्स हैं। ऐसा नहीं जो अभी आके रहने लगे और उन्हें भी हम राइट्स दे दें, ऐसा नहीं। अच्छा बोले जितनी भी लैंड लेना चाहे उतना ले सकते हैं क्या, तो बोले 10-10 हेक्टेयर हम कल्टीवेट कर रहे थे, तो क्या 10 हेक्टेयर ले लें लैंड, बोले नहीं, अप टू 4 हेक्टेयर, अप टू 4 हेक्टेयर लैंड जो है आप ले सकते हो। अगर आप वहां पे कब तक रह रहे हो, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर सीलिंग है। अगर आप 2 हेक्टेयर कल्टीवेट कर रहे थे तो आपको 2 हेक्टेयर ही मिलेगी। अगर आप 10 हेक्टेयर कल्टीवेट कर रहे थे तो आपको 4 हेक्टेयर मिलेगी, इतनी ही लैंड मिलेगी। तो ऐसा था। ऐसे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल रह रहे हो, जो एसटी रह रहे हो, सिर्फ उन्हें ही मिले, प्लस अदर जो ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं, ड्वेलर्स ऑफ द फॉरेस्ट, उन्हें भी ये राइट मिलेंगे। और जो नोडल एजेंसी है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनिस्ट्री काय की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा, ये इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट।
ज्यादातर सभी में एनवायरमेंटल फॉरेस्ट है, लेकिन इस वाले में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो रखी गई है, क्योंकि ट्राइब्स के राइट्स को समझने के लिए कोई ट्राइब का वहीं से आदमी आना चाहिए, उन्हीं में से कोई एक आदमी होना चाहिए जो ट्राइब के राइट को रिकॉग्नाइज करे, वरना कोई और आदमी होगा तो वो तो और ट्राइब्स को दबाएगा। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहाँ पे रखी गई है। The rights conferred under the Act shall be heritable and not alienable or transferable। ये चीज इम्पोर्टेंट है कि एक मान लो पर्सन को ये राइट्स दिए गए, 4 हेक्टेयर लैंड पे कल्टीवेशन दिया गया, तो अब ऐसा नहीं है कि वो ये 4 हेक्टेयर लैंड किसी को दे दे, बेच दे, किसी बाहर के आदमी को बेच दे, नहीं, ये सिर्फ अपने बेटे को ही दे सकता है। इट इज ओनली इनहेरिटेबल, बेटा नहीं है, राइट खत्म, ये लैंड अब किसी को नहीं मिलेगी, ये लैंड गवर्नमेंट की हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं तुमने बाहर के आदमी को बेच दी लैंड, तो ये नहीं कर सकते। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हैव बीन इंक्लूडेड विद इन रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट्स। FRA only recognize pre-existing rights which are already being exercised by legal person in national park and sanctuaries. Also, it secures tenure of existing forest dwellers, but no new rights are being created। देखो, हमने कोई राइट क्रिएट नहीं करे इसमें, राइट तो उनके पास पहले से ही थे, रह तो वो पहले से ही रहते, लेकिन हमने लीगली उनसे कह दिया कि चलो तुम रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें आगे भी। कोई नया राइट्स नहीं बनाया हमने उनके लिए, कोई नया प्रोविजंस नहीं करे, बस उन्हें पीसफुली रहने देंगे। अब ये बात कहाँ रहने देंगे? नेशनल पार्क में रहने देंगे, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, हाँ, हर जगह ये राइट्स रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, इवन इन द रिजर्व फॉरेस्ट, इवन इन द नेशनल पार्क, even in the wildlife sanctuary। The Act recognizes the right of ownership access to collect, use, dispose of minor forest produce। minor forest produce क्या है? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और वो ट्राइबल्स कलेक्ट करते हैं तो वो अभी भी कलेक्ट कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure the Forest Right Act 2006? अभी हमने देखा मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसमें ऑल टाइप्स के राइट हैं। टाइटल राइट्स हैं, टाइटल राइट्स मतलब लैंड आपको मिल जाएगी 4 हेक्टेयर तक की। यूज राइट्स हैं, राइट ऑफ ड्वेलर एक्सटेंड टू एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रेजिंग एरिया। यूज राइट यूज क्या कर सकते हो? ग्रेजिंग करा सकते हो, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हो। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स हैं, आपको रिहेबिलिटेशन कराया जाएगा, लीगल एप्लीकेशन ऑफ फॉरेस्ट रिप्लेसमेंट। पहले क्या करते थे, 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उन्होंने अगर डिस्प्लेस करा कोई भी एरिया से, कोई ट्राइब को डिस्प्लेस करा, तो उसको कोई रुपया नहीं देते थे, उसका उनको कोई कंपेंसेशन नहीं देते थे। लेकिन अब राइट्स रिकॉग्नाइज हो गए हैं, तो इसलिए ट्राइबल्स को जब भी निकाला जाएगा तो फिर उनके राइट्स को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कहीं और रहने की जगह दी जाएगी। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच दे हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी हैं यहाँ पे, और रिलीफ और डेवलपमेंट राइट्स भी हैं। कोई कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मान लो वो बहुत सालों से कंजर्व कर रहे हैं, ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं फॉर सस्टेनेबल यूज के लिए, अपने सस्टेनेबल यूज के लिए, तो उसे भी वो कलेक्ट करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीफ और डेवलपमेंटल राइट्स भी हैं, यूज राइट्स भी हैं इसमें। अब क्राइटेरिया टू क्लेम राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट, क्या क्राइटेरिया है? किस एरिया को आप किस एरिया में आप फॉरेस्ट राइट एक्ट में आप राइट्स दोगे, तो वो एसटी होना चाहिए, वो एरिया क्या होना चाहिए? एसटी होना चाहिए। फैमिली डिसाइडेड इन फॉरेस्ट और लैंड प्रायर टू दिसंबर 2005 से पहले से वो रह रहे हैं 75 साल के लिए, ठीक है, 75 साल के लिए। अच्छा, ये अदर के लिए, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर के लिए 75 साल के लिए आप रह रहे हो। एसटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एसटी अगर 2005 से पहले वहां पे रह रहा होगा तो फिर उसकी राइट्स मिल जाएंगे। डिपेंडेंट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड फॉर लिवलीहुड नीड्स, उसकी कोई भी और सर्विस नहीं है,
सिर्फ इसी फॉरेस्ट के ऊपर ही वो डिपेंड है, कोई एसटी, तो उसे पायरेट साइट दे दी जाएंगे। अगर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर आएगा, उससे पूछा जाएगा कि 75 साल से रह रहे थे यहाँ पे या नहीं। एसटी से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा 75 साल वाला। डिपेंडेंट फॉरेस्ट को वही इसके लिए भी है। इफ एन ओटीएफटी विलेज एस्टैब्लिशेस एलिजिबिलिटी अंडर दिस एक्ट, देयर इज नो नीड फॉर एवरी इंडिविजुअल टू एस्टैब्लिश एलिजिबिलिटी सेपरेटली। मान लो एक ओटीएफटी इस रीजन में रह रही थी, एक ओटीएफटी पूरी विलेज ही थी और वो इस एक्ट के अंतर्गत आ गई, तो ओटीएफटी का हर एक मेंबर को अलग से अपने रिकॉर्ड दिखाने की, अपने कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। पूरी कम्युनिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी एक ही बार में, कोई ओटीएफटी विलेज। ग्राम सभा इसमें है। ग्राम सभा विलेज फॉर द पर्पज ऑफ एफआरए इज डिफाइंड इन द एक्ट। एज पर द एक्ट, ग्राम सभा हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द competent authority ग्राम सभा को इसमें रखा गया है टू इनिशिएट, मतलब राइट्स बताने के लिए। कहीं की ग्राम सभा ही बताएगी कि कौन कौन यहाँ पे रह रहा था, कौन कौन नहीं रह रहा था, कितनी लैंड पर कल्टीवेशन कर रहे थे, कितने से नहीं कर रहे थे। शुरुआत ग्राम सभा से होती है। उसके बाद फिर ये सब डिविजनल एक कमेटी है, उसके पास जाता है। फिर स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके पास ये जो प्रोविजंस है वो जाते हैं। फाइनली ये नेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी है, उस पर भी ये प्रोविजन पहुंचते हैं। उसके बाद इससे फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज होते हैं। तो फॉरेस्ट डीलर्स के लिए है, ठीक है। अब मान लो रह तो रहे, रहने का उन्हें अधिकार दे दिया, लेकिन हमें एक तरफ वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। मान लो एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ उसे भी प्रोटेक्ट करना है और हमें फॉरेस्ट राइट भी देने हैं किसी एसटी को। अब एसटी क्या करना चाहता है? एसटी करना चाहता है हंट। यहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उन्हें हंट करना चाहता है। ये कोई एनिमल है, अब इसे ये आदमी जो है क्या करना चाह रहा है? हंट करना चाह रहा है। तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। एक तरफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है, एक तरफ इन्हें रहने का अधिकार भी देना है। तो उसके लिए हमने बोल दिया क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाएंगे। इसमें बोला कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में ही बोला क्या बनाएंगे? क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाएंगे। और ये क्रिटिकल जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ये हम बनाएंगे, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होगी, कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट प्रोहिबिटेड होगा। हर तरह का ह्यूमन सेटलमेंट, हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे पूरी तरह से क्या होगी? प्रोहिबिटेड होगी। ना ग्रेजिंग कर सकते हो, ना माइल्ड प्रोड्यूस ले सकते हो, ना और कोई चीज कर सकते हो। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हम बना देंगे, उसी नेशनल पार्क में से बीच में से निकाल देंगे, इतना एरिया कहेंगे कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, यहाँ पे मत आना। टाइगर रिजर्व में आप क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अच्छा, लैंड कितनी देंगे? 4 एकड़ ही देंगे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कल्टीवेट करने देंगे, ये कम्युनिटी होगी, ये सब हो गया। ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज कॉन्टेंटेड इन द फॉरेस्ट एक्ट। यस, ये राइट है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगास हैव बीन गिवन द हैबिटेट राइट, ये भी ठीक था। MOEF ऑफिशियली डिसाइड एंड डिक्लेयर हैबिटेट राइट फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल PVTG पार्ट ऑफ इंडिया। MOEF डिक्लेयर करता है क्या? नो, इट इज मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो इनके राइट्स को देखता है। तो ये गलत हो गया। 3 गलत होते ही ये तीनों स्टेटमेंट खत्म। ओनली A इज राइट। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट देखा,
कम्युनिटी फॉरेस्ट गाइडलाइंस भी कुछ बनाई गई है इसमें। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर गिवन अंडर द शेड्यूल ट्राइब एंड OTDF 2006। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री लोकल कम्युनिटी प्लेयर सिग्निफिकेंस रोल इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इसलिए है। स्टडी वाज कमीशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोटा इन 2019 टू क्रिएट स्टेट लेवल गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स यूजेस इन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। ये सब हो गया। फिर required to be kept as inviolable areas of national park and sanctuaries which are required to be kept as inviolable human settlement and usage for the purpose of wildlife conservation। ये भी ठीक है, ये भी फॉरेस्ट एक्ट 2006 में रखा गया। इस तरह से हम देख सकते हैं